नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है सिद्धार्थ एडटेक ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है इनके बारे में बात की थी। पीएसयू क्या होते हैं? तो पीएसयू मतलब ऐसी कंपनियां जिसमें सरकार की जो हिस्सेदारी है वो कितनी होनी चाहिए, एटलीस्ट 51%। यानी इन कंपनियों के शेयर में कम से कम 51% हिस्सेदारी भारत सरकार या राज्य सरकार या दोनों की होती है। तो ऐसी कंपनियों को हम क्या बोलते हैं? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बोलते हैं। अब ये जो पीएसयू होती हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं, इन पीएसयू के ऑब्जेक्टिव क्या है तो मैंने आपसे डिस्कस किया था। सबसे पहले इनका ऑब्जेक्टिव होता है अर्थव्यवस्था में पहलकारी भूमिका निभाना। तो ये पिछली क्लास में मैंने इस पर डिटेल आपसे डिस्कस किया था कि इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो टू प्ले टू इनिशिएटिव रोल इन इकोनॉमी, मतलब जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट नहीं करता है वहाँ फिर सरकारी कंपनियों के माध्यम से निवेश किया जाता है और समृद्धि को बढ़ाया जाता है। दूसरा जो इनका इम्पोर्टेंट रोल होता है समृद्धि के लिए संसाधनों का प्रबंधन करना, रिसोर्स मैनेजमेंट फॉर ग्रोथ। यानी हो सके तो सरकारी कंपनी थोड़ा बहुत मुनाफा कमाए, लाभ कमाए और लाभ कमा करके फिर सरकार को प्रदान करे ताकि वो विभिन्न सरकारी योजनाएं चला सके। तीसरा मैंने इसका ऑब्जेक्टिव आपको बताया था सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस को इंश्योर करना। अर्थात जो गरीब लोग हैं उनको कम कीमत पर वस्तु और सेवाएं उपलब्ध कराना, इनमें काम करने वाले कर्मचारियों का डेवलपमेंट करना, उनका करियर विकास करना। और साथ ही साथ जहां भौतिक रूप से ये कंपनी खोली गई है, फिजिकली जहां स्टैब्लिश की गई है, इनका प्लांट और मशीनरी लगा हुआ है, वहां के आसपास के लोगों का भी डेवलपमेंट करना, यानी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह के काम भी करना। और जो इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं, स्ट्रेटजिकली इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं, उनको कंट्रोल करना ताकि हमारे देश की सुरक्षा और इनके ऊपर कोई खतरा ना आ सके। ये इनके ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताया था। फिर मैंने ये भी बताया था कि पीएसयू जो होती हैं, ये पीएसयू सामान्यतः तीन प्रकार की होती हैं। एक डिपार्टमेंटल होती हैं, यानी किसी मंत्रालय के अधीन वो कंपनीज काम करती हैं, लाइक जैसे रेलवे हो गया, इंडिया पोस्ट हो गया। दूसरी वो जो लीगल प्रोसेस के माध्यम से एस्टैब्लिश की गई है, विधिक प्रक्रिया यानी स्टैट्यूटरी संस्थान जो होती हैं। तो इनमें जैसे आरबीआई हो गया, एफसीआई हो गया, एलआईसी हो गया, जीआईसी हो गया। ठीक है, ये जो संस्थान है इनको संसद ने कानून बनाकर इनकी स्थापना की है। और तीसरी प्रकार की जो होती हैं वो होती है कंपनी, जो कंपनी अधिनियम 2013 या पहले 1956 जो था उसके अधीन इनकी स्थापना की गई है। तो ये पीएसयूज होती हैं। ठीक है, अब इन पीएसयू में ये महारत्ना, नवरत्ना, मिनीरत्ना का कंसेप्ट आता है। तो ये क्या है, जरा इसको हमें समझना है। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो यही रहेगा कि महारत्ना कंपनी क्या होती है, नवरत्न कंपनी क्या होती है और मिनीरत्न कंपनी क्या होती है। ठीक है, तो मिनीरत्न, नवरत्न और महारत्न कंपनियां। तो दोस्तों थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड हम समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि भारत सरकार ने 1956 की जो औद्योगिक नीति है उस औद्योगिक नीति में, यानी दूसरी औद्योगिक नीति में, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की स्थापना खूब जोर शोर से की थी। इन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को भारत सरकार ने सरकारी जमीन दी निःशुल्क। एक तरह से सरकार की कंपनी है तो सरकार की जमीन मिल गई, बजट से इनको वित्तीय सहायता भी दी। और इनमें जो कर्मचारी होते हैं वो योग्य कर्मचारी होते हैं, यानी वो एक एग्जाम देते हैं और एग्जाम के माध्यम से चयनित होकर यहाँ पहुँचते हैं। जैसे आप जानते हैं कि सरकारी स्कूल में टीचर बनना कितना टफ टास्क होता है। रीट माता के मेले में आप बैठते हैं, 16-17 लाख दर्शनार्थी आते हैं, फिर उनमें जो सबसे योग्य होते हैं उन पर रीट माता का आशीर्वाद बरसता है। इसी तरह जो आईएएस होते हैं तो 10 लाख बच्चे आईएएस के एग्जाम में बैठते हैं, फिर उनमें जो 1000 बच्चे चयनित होते हैं वो सरकार की बड़ी बड़ी कंपनियों को चला रहे होते हैं। कोई आईओसी चला रहा है, कोई एचपीसीएल चला रहा है, कोई एनटीपीसी चला रहा है। या फिर जैसे जो अखिल भारतीय इंजीनियरिंग सर्विस है उनमें चुन करके जो योग्य इंजीनियर हैं वो जा रहे हैं। योग्य डॉक्टर होते हैं सरकारी, जैसे एसएमएस के डॉक्टर, एम्स के डॉक्टर, पीजीआई चंडीगढ़ के डॉक्टर, ठीक है, एम्स भोपाल के डॉक्टर, एम्स जोधपुर के डॉक्टर। तो ये सब योग्य होते हैं, मतलब कि इनमें बहुत योग्य अधिकारी होते हैं जो हाई कंपटीशन, टफ कंपटीशन है उसको पास करके यहाँ आ रहे हैं।
तो तुम्हें जमीन फ्री मिल गई, तुम्हें बजट से सहायता मिल गई, तुम्हें अच्छे कर्मचारी मिल गए, फिर भी तुम घाटे में क्यों चल रहे हो भाई? ठीक है। तो भारत सरकार ने 1997 में एक समझौता किया इन सरकारी कंपनियों के साथ। उसमें इन कंपनियों से पूछा गया कि भाई आप क्यों घाटे में रहते हो? तुम्हें जमीन मिल रहा है, बजट से सहायता भी दी जा रही है, घाटा होता है तो भी सरकार सहायता कर रही है, और अच्छे कर्मचारी भी हो। प्राइवेट कंपनी प्रॉफिट कमा रही है और तुम घाटे में चल रही हो। रोडवेज बसें घाटे में रहती हैं जबकि प्राइवेट बसें हैं वो प्रॉफिट कमा रही है। बीएसएनएल घाटे में चल रहा है जबकि जियो प्रॉफिट में चल रहा है, एयरटेल प्रॉफिट में चल रहा है। तो आखिर तुम्हें क्या दिक्कत है? तो फिर इन कंपनियों ने पहला तो ये कहा कि देखो, हमारी जो प्राइस है वो ब्रेक इवन पॉलिसी होती, यानी हम लोग नो लॉस नो प्रॉफिट पे काम करते हैं, क्योंकि हमारी स्थापना का उद्देश्य जो है वेलफेयर करना है। ठीक है। दूसरा कहा कि हमें ऑटोनॉमी नहीं है। आपने वहां पढ़ा था ना कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा होता है। तो इनकी नियुक्ति में, इनको डिसीजन लेने में, इनको निवेश करने के मामले में कोई स्वायत्तता भी नहीं है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है सरकार का। यानी नेताओं का, जो मिनिस्टर्स होते हैं उनका बहुत कंट्रोल होता है। तो फिर इसलिए यहाँ प्रोफेशनल तरीके से डिसीजन न होकर के पॉलिटिकल अप्रोच वाले दृष्टिकोण से, यानी वोट किस तरीके से ज़्यादा आ सकता है वो ध्यान में रख करके फैसले लिए जाते हैं। तो 1997 में फिर भारत सरकार ने इन कंपनियों के साथ समझौता किया। तो इन कंपनियों ने कहा कि हमें स्वायत्तता चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें ऑटोनॉमी चाहिए। तो स्वायत्तता किस चीज़ की चाहिए भाई आपको? ऑटोनॉमी आखिर किस चीज़ की चाहिए? तो इन कंपनियों ने कहा कि हमें किस चीज़ की ऑटोनॉमी चाहिए? हमें निवेश करने की स्वतंत्रता, हमें निवेश करने की स्वायत्तता चाहिए कि जब भी हम निवेश करें तो उसमें सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। दूसरा, हमारी नियुक्ति प्रोसेस है उसमें भी हमें स्वायत्तता चाहिए कि अपॉइंटमेंट का एक प्रोसेस होना चाहिए, और उसी प्रोसेस के थ्रू फिर अपॉइंटमेंट होना चाहिए। ये नहीं कि सरकार जबरदस्ती भरे जा रही है, अयोग्य लोगों को भी लिया जा रहा है, नेपोटिज्म हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। तो फिर भारत सरकार ने कहा कि चलो ठीक है भाई, हम आपको स्वायत्तता देते हैं, एमओयू कर लेते हैं, लेकिन उसमें आपको फिर जो सरकार से मिलने वाली जो ये सहायता है, बजटीय सहायता, कि जब तुम घाटे में चले जाते हो तो सरकार तुम्हें सहायता देती है, वो सहायता नहीं मिलेगी। ठीक है। तो इन कंपनियों ने कहा ठीक है कि हमें किसी तरह की सहायता की जरूरत भी नहीं है, बस आप हमें ऑटोनॉमी दे दीजिए कि हम निवेश करने के लिए स्वतंत्र रहें। हमें नियुक्ति प्रोसेस है वो भी हमारा अपना प्रोसेस होना चाहिए, उसमें किसी तरह का सरकारी हस्तक्षेप या इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। तो इसी संदर्भ में दोस्तों 1997 में कंसेप्ट आता है नवरत्न और मिनी रत्न का। कौन सा कंसेप्ट आता है? नवरत्न सरकारी कंपनी और मिनी रत्न सरकारी कंपनी। और ये स्टेटस जब इनको दिया गया तो इन सरकारी कंपनियों की स्थिति बहुत अच्छी होने लगी, यानी ये प्रॉफिट में आने लगी। और जब इसमें आंकड़े अच्छे आए तो 2010 में भारत सरकार ने महारत्न स्कीम को प्रारंभ किया। कौन सा स्कीम? महारत्न स्कीम। तो इसी तरह हम लोगों को यहाँ देखना है फिर महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना कैटेगरी की सरकारी कंपनियां ये क्या होती हैं और इनका क्राइटेरिया क्या होता है, इनकी विशेषताएं क्या हैं, कितनी कंपनियां अभी इसमें हैं, ये सारी चीज़ें इस क्लास में आप लोग देखेंगे। तो आप सभी से गुजारिश है कि जल्द से जो सिद्धार्थ एडटेक का चैनल है यूट्यूब का उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के सिद्धार्थ एडटेक की जो ऐप है आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, और वहाँ पर आप जो भी सेक्शन की आप तैयारी करना चाह रहे हैं वहाँ पेड कोर्सेस में जाके आप किसी भी कोर्स को आप डिटेल खरीद सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर आपको कुछ कुछ वीडियो यहाँ पे इससे संबंधित मिलते हैं, बाकी कंप्लीट आपको इकोनॉमी का कोर्स है वो अभी मात्र 499 रुपये में मिल रहा है। तो आप इसको परचेज कर सकते हैं सिद्धार्थ एडटेक के ऊपर। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक भी शेयर करना है ताकि वो भी इसके बारे में जान सके, इतना सहयोग आपको करना है। तो खैर हम सीधे चलेंगे अपने टॉपिक पे। हमारा आज का टॉपिक है महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न कंपनियां। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं इसमें महारत्न कंपनी के बारे में। किसके बारे में? महारत्न कंपनी के बारे में। तो महारत्न कंपनी क्या होती है सबसे पहले हम ये देखेंगे। पहली चीज तो ये पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। ठीक है। तो ये क्या है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। अब इसकी पहली चीज तो आपको ये जानना है ये कब प्रारंभ हुआ। तो यह जो योजना है, स्कीम है,
ये 2010 में प्रारंभ हुए, यानी 2010 में भारत सरकार ने इसको प्रारंभ किया था। ठीक है। अब 2010 में प्रारंभ हुआ, फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इस स्कीम का उद्देश्य क्या है महारत्न का? तो इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव? तो इसका ऑब्जेक्टिव है बड़ी सरकारी कंपनियों को स्वायत्तता देकर उन्हें और बड़ी कंपनी बनाना। ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, तो जो भी बड़ी सरकारी कंपनीज हैं भारत की, उन बड़ी सरकारी कंपनियों को स्वायत्तता देकर के और अधिक बड़ी कंपनी बनाना। तो महारत्ना स्कीम स्टार्ट कब हुआ, 2010 में। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इनेबल लार्ज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू एक्सपेंड देयर बिजनेस बाय सीइंग ऑटोनॉमी एंड इमर्ज अ बिग कंपनी इन द वर्ल्ड। कि उन्हें हम चाहते हैं कि वो दुनिया के अंदर और बड़ी सरकारी कंपनी के तौर पे पहचान बनाए। उसके बाद में तीसरा है कि भाई ये जो सरकारी कंपनीज हैं पीएसयूज, इनकी क्या विशेषताएं हैं, मतलब हमें पता कैसे चलेगा कौन सी कंपनी जो है उसको ये दर्जा मिल गया? तो इनकी कोई ना कोई विशेषताएं होंगी। तो इनकी विशेषताएं देखो क्या क्या है, कि किन कंपनी को हम महारत्न कंपनी बोलेंगे। तो पहली जो इसकी विशेषता है वो ये है कि ऐसी कंपनी को महारत्न बनने के लिए पहले नवरत्न का दर्जा होना चाहिए। नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। तो पहली चीज तो क्या है कि कंपनी शुड हैव नवरत्न स्टेटस। क्या है, द कंपनी शुड हैव नवरत्न स्टेटस। भाई महारत्न बनना है तो नवरत्न तो दर्जा चाहिए ना तुम्हारे पास। तो पहली चीज तो इसमें क्या है कि जो भी पीएसयू है, सरकारी कंपनी है, उसको कौन सा स्टेटस होना चाहिए, नवरत्न स्टेटस होना चाहिए। अब नवरत्न इसके बाद में देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो पहला तो ये। फिर दूसरा जो इसके लिए कहा वो क्या है, तो दूसरा इसके लिए कहा कि भाई इस तरह की जो कंपनी है वो शेयर बाजार में पंजीकृत होना चाहिए। तो दूसरी इसकी जो विशेषता है वो क्या है, दूसरी इसकी विशेषता है भारतीय शेयर बाजार में पंजीकृत हो और 51% या अधिक शेयर सरकार के पास हो। ठीक है। अगला बात क्या है कि कंपनी शुड बी लिस्टेड इन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज एंड एटलीस्ट 51% और मोर देन 51% शेयर शुड हैव टू गवर्नमेंट। भाई सरकारी कंपनी तो तभी होगी ना जब कम से कम 51% शेयर गवर्नमेंट के पास हो। तो क्या कहा कि कंपनी जो है भारतीय शेयर बाजार में सेबी के अधीन पंजीकृत हो, और जो पब्लिक शेयर होल्डिंग है वो एटलीस्ट 51% होना चाहिए, ज्यादा तो फिर चाहे 100% क्यों ना हो। ठीक है। तो कंपनी को नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए, वह भारतीय शेयर बाजार में पंजीकृत होनी चाहिए, और कम से कम 51% शेयर सरकार के पास हो, यानी एज ए पीएसयू। इसका मतलब क्या हो गया, एज अ पीएसयू कंपनी लिस्टेड होना चाहिए शेयर मार्केट में। फिर क्या कहा, तीसरा जो इसकी विशेषता है, थर्ड विशेषता, तीसरी जो विशेषता है
वो ये है कि ऐसी कंपनी का पिछले 3 वर्ष का औसत टर्नओवर यानी कारोबार, टर्नओवर कोमा नेटवर्थ तथा नेट प्रॉफिट क्रमशः 25,000 करोड़ कोमा 15,000 करोड़ तथा 5,000 करोड़ से ज्यादा हो। ध्यान से समझना, इसमें 3 चीजें हैं। क्या कहा? ऐसी कंपनी का पिछले 3 वर्षों का औसत वार्षिक टर्नओवर, औसत वार्षिक कारोबार, वो तो होना चाहिए 25,000 करोड़ या इससे ज्यादा। फिर ऐसी कंपनी का पिछले 3 वर्षों का औसत नेटवर्थ, पिछले 3 वर्ष का वो कितना होना चाहिए? 15,000 करोड़ या इससे ज्यादा। और नेट प्रॉफिट होना चाहिए 5,000 करोड़ या इससे ज्यादा। मैंने तीनों को एक ही साथ लिख दिया। ऐसी कंपनी का पिछले 3 वर्षों का औसत टर्नओवर, नेटवर्थ और नेट प्रॉफिट क्रमशः 25,000 करोड़, 15,000 करोड़ और 5,000 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। इसका मीनिंग क्या है कि कंपनी का पिछले 3 वर्षों का एवरेज कारोबार तो होना चाहिए 25,000 करोड़ या इससे ज्यादा। ठीक है, द एवरेज एनुअल टर्नओवर ड्यूरिंग द लास्ट 3 years शुड बी मोर देन ₹25,000 करोड़ एंड द एवरेज एनुअल नेट वर्थ इन द लास्ट 3 years शुड बी मोर देन ₹15,000 करोड़ और द एवरेज नेट, the average annual net profit in the last 3 years should be more than ₹5,000 करोड़। तो 3 बातें हैं। टर्नओवर पिछले 3 वर्ष का कितना होना चाहिए? 25,000 करोड़ या इससे ज्यादा। नेटवर्थ कितना होना चाहिए? 15,000 करोड़ या इससे ज्यादा। और नेट प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 5,000 करोड़ या इससे ज्यादा। अब ये क्या होते हैं अभी मैं समझाऊंगा, आपको सब क्लियर हो जाएगा, चिंता तो करना ही नहीं, एकदम मजे से समझ में आएगा। बस इतना याद करना है, पहली शर्त क्या है उसकी कंपनी की, कि उस कंपनी के पास कौन सा दर्जा होना चाहिए? तो उसके पास नवरत्ना स्टेटस हो। दूसरा, वो सरकारी कंपनी के तौर पर शेयर बाजार में पंजीकृत हो, मतलब 51% शेयर कम से कम गवर्नमेंट के पास हो। तीसरी चीज क्या कहा कि उस कंपनी का पिछले 3 वर्ष का औसतन नेटवर्थ, वो नेटवर्थ तो होना चाहिए 15,000 करोड़ से ज्यादा, और पिछले 3 वर्षों का औसतन कारोबार टर्नओवर वो होना चाहिए 25,000 करोड़ या इससे ज्यादा, और औसतन पिछले 3 वर्षों का नेट प्रॉफिट शुद्ध लाभ वो कितना होना चाहिए? तो 5,000 करोड़ या इससे ज्यादा। अब इतनी बड़ी कंपनी होगी तो दुनिया भर में जानी पहचानी कंपनी होगी ना। तो अगली बात क्या है इसकी कि वो कंपनी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जानी पहचानी हो, यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जैसे एप्पल को हर कोई जानता है, सैमसंग को हर कोई जानता है, ठीक है, वैसे ही उस कंपनी को भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे उसका पहचान हो, उसका नाम होना चाहिए। इतनी बात क्लियर हो गया तो फिर आगे तो कुछ है ही नहीं। फिर तो ये इसकी हो गई कि भाई वो कंपनी को क्या एलिजिबिलिटी है, विशेषताएं या उसकी अर्हताएं, एलिजिबिलिटी क्या है, तो ये आपके याद होना चाहिए। उसके बाद में है कि इस तरह की जो कंपनी होगी तो उसको फायदा क्या हुआ, बेनिफिट क्या है उसको। भाई ये स्टेटस तुम्हें मिल गया तो इसका लाभ क्या है, इस स्टेटस का लाभ क्या महारत्न का? तो कहा कि ऐसी कंपनी बिना सरकारी अनुमति के, बिना सरकारी अनुमति के 5,000 करोड़ रुपए या अपने
नेट वर्थ के 15% तक निवेश करने हेतु स्वतंत्र होती है। ध्यान से समझो कि अगर मान लो कोई कंपनी है, उसने सारा क्राइटेरिया पूरा किया कि वो नवरत्न भी है, 51% शेयर सरकार के पास है या इससे ज्यादा सरकार के पास है, और उस कंपनी वो कंपनी सेबी के यहाँ यानी भारतीय शेयर बाजार में लिस्टेड भी है, उसका पिछले 3 वर्षों का जो एनुअल एवरेज टर्नओवर है वो भी 25,000 करोड़ या इससे ज्यादा है, और पिछले 3 वर्षों का जो औसतन उसका नेट प्रॉफिट है वो 5,000 करोड़ या इससे ज्यादा है, और पिछले 3 वर्षों का नेट वर्थ एवरेज उसका 15,000 करोड़ या इससे ज्यादा है, और वो जो कंपनी है वो ग्लोबल लेवल पे बहुत ज्यादा उसकी प्रेजेंस भी है। तो उसको क्या फायदा मिला? तो कहा कि इस तरह की जो कंपनी है जिसको महारत्न का स्टेटस मिल गया, वो कंपनी बिना सरकार की अनुमति के 5,000 करोड़ रुपए या अपने नेटवर्थ का 15% तक बिना सरकार की अनुमति के निवेश कर सकते हैं। यानी महारत्न कंपनी कैन मेक मर्जर एंड एक्विजिशन और इन्वेस्टमेंट विदाउट परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट, विदाउट परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। और कितना कर सकती है? ₹5,000 करोड़ और अप टू 15% ऑफ देयर नेटवर्थ। ठीक है, तो महारत्ना कंपनी कैन मेक मर्जर एंड एक्विजिशन और इन्वेस्टमेंट विथ डोमेस्टिक और फॉरेन कंपनी अप टू 15% ऑफ देयर नेटवर्थ और अप टू ₹5,000 करोड़ विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। तो इतना उसको फायदा है। अब आता है कि ये कितनी है ऐसी कंपनियां जिसको ये स्टेटस मिला हुआ है। तो वर्तमान में जो महारत्ना कंपनी है, महारत्न कंपनी कितनी है? 13 है महारत्न कंपनी। संख्या कितनी है इनका? तो संख्या है 13। ठीक है, महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? तो 13 है। तो देखो नाम याद हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। 5 नाम तो एकदम याद हो गए होंगे। फिर ये है छठवा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, और उसके बाद 11, 12, 13 और 14। तो याद हो गए पूरे 13 ही है, 14 तो है ही नहीं, तो एक ज्यादा याद क्यों किया भाई? ठीक है, अब ये नाम आपको सब याद है। मैंने क्यों कहा तुम्हें नाम याद होंगे? चूंकि तुम सब जानते हो, बस तुम्हें पता नहीं है कि अरे ये महारत्न है क्या। ये तो मैं जानता हूं, इस पे तो रोज जाता हूं मैं, और तुम रोज जाते भी होंगे। तो देखो अभी तुम्हें याद आएगा। ये स्कीम प्रारंभ हुई थी 2010 में। इसके 3 वर्ष बाद भारत में पहली कंपनी महारत्न बनी थी, वो थी भेल। क्या नाम? तो पहली कंपनी है भेल। पहली कंपनी जो है, पहली कंपनी जो ये स्टेटस प्राप्त करती है वो कौन सी कंपनी है? भेल है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। क्या नाम है? भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भेल। दूसरी जो कंपनी है उसका नाम है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल। और तीसरी है क्रिस गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो 3 नाम तो याद हो गए ना, भेल, गेल, सेल, इस तरह से। तो पहली कौन सी है? भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं, इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा तो नवरत्न में चली जाएगी। ठीक है, तो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी, इसका मुख्यालय दिल्ली में है। देश की पहली महारत्न कंपनी थी जो कि 2013 में यह दर्जा प्राप्त करती है। उसके बाद में 1984 में स्थापित की गई गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल, ये कंपनी महारत्न बनी, इसका मुख्यालय भी दिल्ली में है। तीसरी जो कंपनी बनी वो 1954 में स्थापित हुई थी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और इसका हेडक्वार्टर भी दिल्ली में है। अब 3 तो याद हो गया ना, भेल, फिर सेल, फिर गेल। उसके बाद में अपनी स्कूटी या व्हीकल या कार में तुम डलवाने जाते हो पेट्रोल डीजल, तो कहां जाते हो? या तो जाते हो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में, या तुम जाते हो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड में, या तुम कहां जाते हो?
तो तुम जाते हो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड में, तो मैंने कहा था ना तुम जाते रहते हो इनके पास, बस पता नहीं है कि ये महारत्न कंपनी है क्या, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है क्या जिनका टर्नओवर 25,000 करोड़ यानी बिक्री 25,000 करोड़ जितना हो सालाना, उनका नेटवर्थ 15,000 करोड़ जितना हो और प्रॉफिट भी साल का कम से कम 5,000 करोड़ जितना है। तो ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है। तो तीन, बेल सेल गेल, उसके बाद इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोल, भारत पेट्रोलियम। अच्छा ये बताओ, ये नाम सुने हो कि नहीं ऐसे, एनटीपीसी, या ये भी सुने होंगे ओएनजीसी, ठीक है, नाम सुने ही होंगे, अजीब से नाम तो सुन ही जाते हैं, ठीक है। तो एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इसका मुख्यालय दिल्ली में है और 1959 में इसकी स्थापना हुई। भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी है ये, ठीक है। उसके बाद हिंदुस्तान पेट्रोलियम जो है इसका मुख्यालय मुंबई में है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम का मुख्यालय कहाँ पे है इसका, मुंबई में है, और 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। और 1952 में बॉम्बे में स्थापना हुई थी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो पहले कौन बनी, इंडियन ऑयल, फिर बनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम, फिर बनी महारत्ना, ये भारत पेट्रोलियम, ठीक है। उसके बाद में अगला नाम है एनटीपीसी, क्या नाम है, तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, एनटीपीसी, ठीक है, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड। इसका मुख्यालय भी दिल्ली में है और ये 1975 में इसकी स्थापना हुई थी एनटीपीसी की। उसके बाद में ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका मुख्यालय दोस्तों देहरादून, ठीक है, उत्तराखंड में। कहाँ पे है, देहरादून में है, और ये 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद में एक आपने नाम सुना होगा कोल इंडिया लिमिटेड, क्या नाम है, कोल इंडिया लिमिटेड। इसका मुख्यालय कोलकाता में है, कहाँ पे है, कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में, और इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। तो बिजली बनाने के लिए क्या चाहिए, कोयला चाहिए ना भाई, बिजली बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, कोयला चाहिए। तो कोल इंडिया लिमिटेड है, इसकी स्थापना कहाँ पे हुई, तो कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1975 में कोलकाता में की गई, ठीक है। अब आपको इतना सन वगैरह याद नहीं रखना है कि कब हुआ, कहाँ मुख्यालय है, बस नाम याद रखना है ऐसे, सेल गेल भेल, इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोल, भारत पेट्रोल, एनटीपीसी, ओएनजीसी, कोल इंडिया लिमिटेड। अब मुझे ये बताओ कि कोल इंडिया लिमिटेड जो है, इससे कोयला निकल रहा है और कोयले से बिजली बनती है, तो बिजली बनने के बाद सीधे घर के बल्ब में आती है या पहले कहीं जाती है वो, तो ये जाती है कहाँ पे, पावर ग्रिड में जाती है। कहाँ जाती है, पावर ग्रिड में। तो फिर अगली कंपनी का नाम है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, क्या नाम है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। 1989 में गुरुग्राम में इसकी स्थापना हुई है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में। और फिर बिजली बनाने के लिए फाइनेंस भी चाहिए, तो इसका अगला नाम है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। बिजली बनाने के लिए पैसा वैसा चाहिए ना, फुकट में तो थोड़ी बन जाएगी। तो 1986 में दिल्ली में इसकी स्थापना हुई, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। और गांवों में भी बिजली देना है ना भाई, शहरों में थोड़ा ही देना है, तो गांवों में बिजली पहुंचाने के लिए एक संस्था बनाई गई, तो इसका नाम है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। क्या नाम है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये 1969 में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना हुई थी। और ये जो कंपनी है, ये दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पे है, दिल्ली में ही है। और फिर 3 अगस्त 2023 को एक कंपनी और महारत्ना बनती है, उसका नाम है ऑयल इंडिया लिमिटेड। क्या नाम है, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऐसे याद रखना, ऑयल, ऑयल मतलब ऑयल इंडिया लिमिटेड। 3 अगस्त 2023 को 13वीं महारत्न कंपनी बनी। इसका मुख्यालय गुवाहाटी असम में है, 1959 में स्टैब्लिश किया गया। और मुख्यालय कहाँ पे, असम, गुवाहाटी में। तो 4 तो इसमें पेट्रोलियम कंपनी आ गई, इंडियन ऑयल, एचपी, बीपी और ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो लास्ट कौन सी बनी है, 3 अगस्त 2023 को ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये 13वीं महारत्न कंपनी बनी है। जबकि 22 सितंबर 2022 को रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये 12वीं महारत्न कंपनी बनी थी। तो अभी कितनी महारत्न कंपनी है भारत में टोटल, तो 13 महारत्न कंपनी है। तो जब भी जैसे कोई नई महारत्न कंपनी बनती है तो फिर ये प्रश्न प्रीलिम्स में वगैरह में पूछ लिया जाता है, चर्चा में रहता है। तो
तो ये ध्यान रखना कि एक आधे साल में ये बन ही जाती है एक कंपनी। जैसे 2013 से लेकर के अब बात करें तो 12 साल में लगभग 13 कंपनियां महारत्न कंपनी बनी हैं। ठीक है, हालांकि स्कीम 2010 से ही शुरू हो गई थी, तो 2010 के हिसाब से हम देखें तो लगभग इस स्कीम को चलते हुए हो गए 14-15 साल, और 13 कंपनी इसमें बन गई। और मेरा मानना है कि एक आधी कंपनी 2024 में भी बन ही जाएगी। ठीक है, तो अब एक बार देख लो इसको फटाफट, क्या है महारत्न कंपनी। तो 2010 में ये योजना प्रारंभ हुई। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? बड़ी सरकारी कंपनियों को स्वायत्तता देकर उन्हें और बड़ी कंपनी बनाना। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? ऐसी कंपनी को नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए, भारतीय शेयर बाजार में पंजीकृत हो, और 51% या इससे अधिक शेयर किसके पास होना चाहिए? तो 51% या इससे अधिक शेयर किसके पास होना चाहिए? सरकार के पास होना चाहिए, यानी एज ए पीएसयू होना चाहिए, वो सरकारी कंपनी होना चाहिए। और ऐसी कंपनी का पिछले 3 वर्षों का औसत वार्षिक कारोबार जो है वो तो होना चाहिए 25,000 करोड़ या इससे ज्यादा। औसत वार्षिक नेट वर्थ है वो होना चाहिए 15,000 करोड़ या इससे ज्यादा। और औसत वार्षिक नेट वर्थ, नेट प्रॉफिट, शुद्ध वार्षिक लाभ वो 5,000 करोड़ या इससे अधिक होना चाहिए। ठीक है, इतना आपको ध्यान में होना चाहिए। अब ये नेट प्रॉफिट, नेट वर्थ, टर्नओवर, ये क्या है? तो इसको भी फटाफट एक बार आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि ये चीजें आपके दिमाग में बैठ जाए। एक टर्म होता है नेट वर्थ, एक टर्म होता है टर्नओवर, एक टर्म होता है नेट प्रॉफिट, और एक होता है वैल्यूएशन, कंपनी का मूल्य। तो तीनों को समझ लो यहाँ पे, फिर इस पे एक बार बात करते हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल हमने लिया रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये सब हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, रियलिटी से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये समझाने के पर्पज से मैंने लिया है। तो मान लो इस कंपनी ने अपना कोई एक नया वेंचर स्टैब्लिश किया, और इस कंपनी को खोलने के लिए उन्होंने 1,000 करोड़ रुपया निवेश किया। कितना? 1,000 करोड़ रुपए निवेश किया। कितने निवेश किए? 1,000 करोड़ रुपया निवेश किया। तो निवेश किस लिए करते हैं हम भाई? प्लांट के लिए, मशीनरी के लिए, कुछ कैश होना चाहिए बैंक बैलेंस ताकि कच्चा माल वगैरह खरीद सके, भुगतान भी करना है कई तरह का। तो 1,000 करोड़ रुपया लगा के एक कंपनी शुरू किया रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा। अब 1,000 करोड़ रुपया निवेश करके ये कंपनी कारोबार करती है, और कारोबार यानी अब ये बेचेगी कुछ। तो इसने टोटल एक वर्ष में जो कारोबार किया, कारोबार जो इसका हुआ वो कारोबार मतलब इसका खरीद बिक्री, जो इसका सेल्स हुआ वो है टर्नओवर। क्या कहलाता है वो? टर्नओवर। तो एक साल में 1,000 करोड़ रुपया इसने निवेश किया, और मान लो इसने 500 करोड़ का कारोबार किया पहले वर्ष। कितना? 500 करोड़ रुपए का। 1,000 करोड़ रुपया निवेश करके पहले साल इसने 500 करोड़ का बिक्री किया। तो टर्नओवर यानी बिक्री इसका कितना हुआ? 500 करोड़ रुपया। अब ये जो 500 करोड़ रुपया इसने कारोबार किया, इसमें से मान लो इस कंपनी का खर्च कितना हो गया? एक्सपेंडिचर। भाई खर्चा भी तो होगा ना, वेतन में और कच्चे माल आदि खरीदने कई तरह का। तो मान लो इसका 100 करोड़ रुपया हो गया खर्चा। कितना हो गया? 100 करोड़। 100 करोड़ हो गया इसका खर्च। तो इस कंपनी के पास कितना बच गया? 400 करोड़ रुपया। ये 400 करोड़ रुपया क्या है दोस्तों? तो 400 करोड़ रुपया है इसका नेट, इसका ये 400 करोड़ हो गया ग्रॉस एनुअल इनकम। ये क्या है इसका? ग्रॉस एनुअल इनकम। 400 रुपया हो गया इसका ग्रॉस एनुअल इनकम। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? तो सकल वार्षिक आय। इसी को हम क्या बोलते हैं? बुक प्रॉफिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बुक प्रॉफिट, खाते का लाभ है। क्या बोलते हैं इसको? खाते का लाभ है, बुक प्रॉफिट या खाते का लाभ है। अब ध्यान से समझो, एक कंपनी है, उसने 1,000 करोड़ रुपया लगा के कोई नया वेंचर शुरू किया। पहले वर्ष का उसका कारोबार यानी बिक्री हुआ 500 करोड़ रुपया। तो कारोबार टर्नओवर मतलब तो हो गया सीधा सीधा भाई कितना बिक्री हुआ। ठीक है,
फिर उसने जो 500 करोड़ रुपए कमाए उसमें खर्चा कितना हो गया, 100 करोड़ रुपया। कितना हुआ, 100 करोड़ रुपया। तो सकल वार्षिक आय यानी खर्च माइनस टर्नओवर बराबर बचा 400 करोड़। ये हुआ उसका ग्रॉस एनुअल इनकम। क्या हो गया, ग्रॉस एनुअल इनकम। इस पे इसी को हम क्या बोलते हैं, खाते का लाभ। अब तुम जानते हो जब भी कोई कंपनी कारोबार करती है तो कारोबार करेगी तो उसकी मशीनरी जो उसमें टूट फूट भी होगी, फ्रिक्शन होगा, घिसावट होगी, या मान लो उसमें मेंटेनेंस पे भी पैसा चला गया, या उसकी वैल्यू तो कम हो ही जाती है ना। कि भाई तुमने मान लो कोई मशीन लिया, तो जब लिया था तो उसका उसका कॉस्ट प्राइस कितना था, मान लो 100 करोड़ रुपया, और आज प्रेजेंट प्राइस कितना उसका, मान लो 90 करोड़ रुपया। ठीक है भाई, तुमने जब कोई मशीन ली तो जब ली थी तब थी वो 100 करोड़ की, आज कितने की रह गई है, मात्र 90 करोड़ की। तो इसका मतलब 10 करोड़ कम हो गया ना उसका मूल्य। इसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं इसको, डेप्रिसिएशन। हिंदी में बोलते हैं इसको मूल्य ह्रास। क्या बोलते हैं इसको, मूल्य ह्रास। मूल्य ह्रास यानी मूल्य ह्रास का मतलब क्या हो गया, किसी भी पूंजीगत वस्तुओं का, किसी भी पूंजीगत वस्तु का खरीद मूल्य और उसका वर्तमान मूल्य का अंतर। यानी जिस मूल्य पर आपने खरीदा था और आज जो उसका वैल्यू है वो उसके अंतर आ रहा है, वो उसका डेप्रिसिएशन है। और ये डेप्रिसिएशन टूट फूट के कारण सेकेंड हेंड हो जाएगी ना भाई वस्तु। तुमने कार लिया था तो कार लिया वो थी 10 लाख की, आज 1 साल बाद बेचो तो 8 लाख हो गया, तो मतलब 2 लाख उसका क्या हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया। तुमने मोबाइल लिया 1 लाख रुपए का, 2 महीने बाद बेचने गए तो बिका 90,000 का, तो 10,000 रुपया क्या हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया। तो डेप्रिसिएशन मूल्य ह्रास का मतलब क्या हो गया कि भाई कोई भी जो वस्तु होती है, पूंजीगत वस्तु या मशीनरी होती है, कोई भी चीज है XYZ, उसका खरीद मूल्य और उसका वर्तमान मूल्य, इसका अंतर जो आ रहा है वही डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन टूट फूट के कारण, पुराना होने के कारण मूल्य में आने वाली कमी को कहा जाता है। तो जब भी तुम उत्पादन करते हो तो उत्पादन करोगे तो मशीनों में टूट फूट आएगा ही। ठीक है, टूट फूट आएगा, मेंटेनेंस भी आएगा, तो वो डेप्रिसिएशन हो जाता है। तो अगर मान लीजिए हम इसका ये जो ग्रॉस एनुअल इनकम है, सकल वार्षिक आय है, सकल वार्षिक आय, क्या, ग्रॉस एनुअल इनकम, सकल वार्षिक आय में से मूल्य ह्रास घटा दें तो ये कितना था इसका, 400 करोड़ रुपया। मान लो ऐसे ही 100 करोड़ का इसको क्या हो गया, डेप्रिसिएशन। बहुत ज्यादा है यहाँ पे, मैंने ऐसे ही लिख दिया है। 100 करोड़ रुपया क्या हो गया इसका, मूल्य ह्रास। 100 करोड़ इसका क्या हो गया, मूल्य ह्रास। 100 करोड़ क्या, मूल्य ह्रास। ये हो गया 100 करोड़ रुपया। ज्यादा लग रहा है तो कम लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है। और इसको क्या बोलेंगे हिंदी में, तो ये हो गया मूल्य ह्रास। ये नेशनल इनकम में हालांकि मैंने कंसेप्ट आपको अच्छे से समझाया था, डेप्रिसिएशन होता क्या है, मूल्य ह्रास। ठीक है, तो ग्रॉस एनुअल इनकम माइनस डेप्रिसिएशन जब कर देंगे तो इसको हम बोलते हैं नेट एनुअल इनकम। क्या बोलते हैं इसको, नेट एनुअल इनकम। या इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, तो इसको हिंदी में हम बोलते हैं निवल या शुद्ध, निवल या शुद्ध वार्षिक आय। ठीक है, तो मान लो कि ये ग्रॉस एनुअल इनकम में डेप्रिसिएशन हमने माना 100 करोड़, तो ये कितना आ जाएगा भाई हमारा, तो ये हो गया अपना 400 माइनस 100 तो हो गया 300 करोड़। कितना हो गया, 300 करोड़ रुपया। ये है हमारा नेट एनुअल इनकम। कितना है, नेट एनुअल इनकम। तो ये आ गया अपना नेट एनुअल इनकम। अब गवर्नमेंट आ जाएगी तुरंत कि अच्छा 300 करोड़ रुपया प्रॉफिट आ रहा है, वाह भाई वाह, टैक्स दो जरा हमें। कौन सा टैक्स इस पे लगेगा, निगम कर। तो किसी भी कंपनी की शुद्ध वार्षिक आय या निवल वार्षिक आय या नेट एनुअल इनकम पर लगने वाला डायरेक्ट टैक्स कहलाता है कॉर्पोरेशन टैक्स, निगम कर। निगम कर क्या है, इट इज ए डायरेक्ट टैक्स। और इम्पोज किस पे होता है, किसी भी कंपनी की शुद्ध वार्षिक आय पर लगने वाला प्रत्यक्ष कर है वो निगम कर कहलाता है। और आयकर क्या होता है, किसी व्यक्ति विशेष की शुद्ध वार्षिक आय पर लगने वाला प्रत्यक्ष कर आयकर कहलाता है। आयकर व्यक्ति पर लगता है, निगम कर कंपनी पर लगता है। तो गवर्नमेंट बोलेगी कि भैया मुझे क्या देना है, निगम कर देना है। ठीक है, तो निगम कर किसके ऊपर लगेगा, नेट एनुअल इनकम पे। तो ये जो नेट
एनुअल इनकम है, क्या नेट एनुअल इनकम है, इसके ऊपर एक टैक्स लगता है, उसको हम क्या बोलेंगे, निगम कर। क्या बोलेंगे, निगम कर, कॉरपोरेशन टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, निगम कर। अब अगर हम नेट एनुअल इनकम में से निगम कर घटा दें तो जो अंतर आएगा उसी को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट। क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट। तो मान लो अंदाजे से कि भाई इस कंपनी के ऊपर सरकार ने कितना लगा दिया, निगम कर लगा दिया। मान लो निगम कर भी 100 करोड़ रुपया लग गया। कितना लग गया, 100 करोड़ रुपया। ऐसे ही लिख दिया मैंने ताकि आपको समझ में आए, जो कंसेप्ट समझना है हमें। और ये नेट एनुअल इनकम कितना था, 300 करोड़ रुपया। तो अब उस कंपनी का प्रॉफिट कितना हो गया, नेट प्रॉफिट आ गया 200 करोड़ रुपया। कितना आ गया, 200 करोड़ रुपए। ध्यान से समझना, नेट एनुअल इनकम माइनस डेप्रिसिएशन होगा तो क्या आएगा, नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कितना आ गया, 300 करोड़ माइनस 100 करोड़ बराबर हो गया 200 करोड़। अब ये कंपनी इस 200 करोड़ का क्या करेगी, ये कंपनी इस 200 करोड़ रुपए में क्या करेगी, तो दो काम करेगी। कुछ पैसा तो वो शेयरधारकों में बांटेगी, और कुछ पैसा वापस कंपनी में निवेश करेगी। क्या करेगी, वापस कंपनी में निवेश कर देगी। कुछ पैसा तो वो क्या करेगी, शेयरधारकों को बांट देगी शेयरधारकों में, और कुछ जो पैसा है वो वापस कंपनी में निवेश करेगी। तो कुछ पैसा वापस कंपनी में निवेश करेगी। भाई अगर सारा पैसा बांट देगी तो कंपनी कच्चा माल कहीं से खरीदेगी, सैलरी वगैरह कहीं से देगी, तो ये एक दिक्कत आएगी ना। तो कंपनी क्या करती है, जब इसका एनुअल मीटिंग होती है तो उसके अंदर क्या करती है, कंपनी घोषणा करती है कि इस बार हम 50% तो बांटेंगे, 50% री इन्वेस्ट कर रहे हैं, या 70% बांटेंगे, 30% री इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कंपनी फैसले लेती है एनुअल मीटिंग के अंदर। मान लो इस कंपनी ने ये डिसीजन लिया कि हम क्या कर रहे हैं, तो कंपनी ने ये फैसला लिया कि भाई हम 50% तो बांटेंगे, तो इसको तो बोलते हैं वितरित लाभांश। क्या बोलेंगे इसको, वितरित लाभांश, डिविडेंड बोलते हैं इसको। और ये कंपनी ने फैसला लिया कि 50% हम बांटेंगे नहीं, इसको बोलते हैं अवितरित लाभांश। क्या बोलते हैं इसको, अवितरित लाभांश, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। क्या बोलते हैं इसको, अवितरित लाभांश या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो 50% वितरित किया, ये तो शेयरधारकों में बांट देगी। किस में बांटेगी, शेयरधारकों में। तो मान लो इसके 10 शेयरधारक हैं और सब शेयरधारकों का 10-10% शेयर हैं। टोटल कितने हैं, मान लो इस कंपनी को खोलने में 10 शेयरधारक हैं और 10 शेयरधारकों का 10-10% इक्वल शेयर हैं। तो ये 100 करोड़ रुपया बटेगा। भाई 200 करोड़ रुपया है ना बटने वाला, नेट प्रॉफिट कितना है, 200 करोड़ है। इस 200 करोड़ का करेगी क्या, तो कंपनी ने कहा कि भाई हम 50% बांटेंगे, मतलब 100 करोड़ रुपया तो बटेगा। कितना करोड़ रुपया, 100 करोड़ रुपया। तो 100 करोड़ रुपया तो बटेगा, 100 करोड़ रुपया तो बटेगा किसमें, निवेशकों में। और कितने निवेशक है, 10, और कितना कितना शेयर है सबका, 100 10-10%, तो सबको 10-10 करोड़ रुपया आ गया। और 50% अवितरित लाभांश है, मतलब ये 100 करोड़ रुपया उसने कंपनी में वापस डाल दिया। ये हो गया कंपनी की बचत। इसको क्या बोलते हैं, कंपनी की बचत, या इसको बोलते हैं कंपनी रिजर्व। क्या बोलते हैं इसको, कंपनी रिजर्व, कंपनी की बचत। कंपनी की बचत यानी ये पैसा वापस कंपनी के खाते में डाल दिया। अब ध्यान से समझना, मैं आपको समझाऊंगा नेटवर्थ, टर्नओवर, नेट प्रॉफिट और वैल्यूएशन। ये जो कंपनी थी, इस कंपनी का नाम हमने क्या रखा था, रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है, कंपनी क्या है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये सब हाइपोथेटिकल एग्जांपल हैं।
तो कंपनी को जब तुमने खोला था तो कितना निवेश किया था? 1,000 करोड़। 1,000 करोड़। और अब कंपनी ने 50% यानी 100 करोड़ रुपए इसमें क्या जोड़ दिया? और डाल दिया। 100 करोड़ रुपया क्या हो गया? और। तो ये 1,000 करोड़ रुपया मतलब इसका कोई बिल्डिंग होगा, कोई फर्नीचर होगा, कोई मशीनरी होगा, या कंपनी के खाते में होगा। तो जितना निवेश किया गया है वो प्लस हर साल इसमें ये जो अवितरित लाभांश आता है इसका टोटल होता जाएगा हर साल। इसको बोलेंगे नेट वर्थ। क्या बोलेंगे इसको? नेट वर्थ। इसको तो क्या बोला जाएगा? नेट वर्थ। तो नेट वर्थ मतलब तो क्या हो गया? कंपनी में शुरुआत में कितना निवेश किया है आपने, और उसके बाद में हर साल इसमें कितना वितरित लाभांश यानी कंपनी रिजर्व जुड़ा। तो मान लो इस साल 100 करोड़ जुड़ा, अगले साल 200 करोड़ जुड़ेगा, फिर अगले साल 500 करोड़ जुड़ेगा, अगले साल 1,000 करोड़ जुड़ेगा। तो ये तो हो गया कंपनी का नेटवर्थ। और कारोबार मतलब हर साल कंपनी कितना करोड़ रुपए का बिक्री करती है, उसका बिजनेस कितना हो रहा है, वो है उसका कारोबार। और नेट प्रॉफिट का मतलब हो गया नेट एनुअल इनकम में निगम कर देने के बाद, यानी खर्चे घटा दो, डेप्रिसिएशन घटा दो और निगम कर घटा दो, उसके बाद जो पैसा बच रहा है वो है तुम्हारा नेट प्रॉफिट। तो महारत्न कंपनी बनने के लिए ये तो कितना होना चाहिए नेट वर्थ? तो कम से कम 15,000 करोड़ रुपया 3 वर्ष का एवरेज। और टर्नओवर कितना होना चाहिए कारोबार? तो पिछले 3 वर्षों का औसतन 25,000 करोड़ या इससे ज्यादा होना चाहिए। और पिछले 3 वर्ष का उसका एवरेज औसतन नेट प्रॉफिट यानी ये कितना होना चाहिए? 5,000 करोड़ या इससे ज्यादा होना चाहिए। मतलब वो कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है। तो नेटवर्थ, टर्नओवर, नेट प्रॉफिट एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। ये चीज आगे जब मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा दोस्तों, इंडस्ट्रियल फाइनेंस, औद्योगिक वित्त, तो वहां पे भी आपको एज इट इज ये समझना। तो वहां ये बनाऊंगा नहीं, मैं बोलूंगा कि कंपनी रिजर्व सब जानते हो, तो तुम कहोगे हाँ सर जानते, नेटवर्थ तुम जानते हो, हाँ सर जानते, नेट प्रॉफिट जानते, हाँ सर सब जानते हैं। तो क्लियर हो गया ना? तो नेट वर्थ मतलब क्या क्या हो गया? कंपनी की स्थापना के समय उसमें किया गया निवेश, मतलब बिल्डिंग में, फैक्ट्री में, मशीनरी में आदि में। और हर साल उस कंपनी का जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है, जो कंपनी निवेशकों में नहीं बांटती है, अपने खाते में डाल देती है, वो प्रॉफिट जुड़ेगा। तो इसको बोलेंगे नेटवर्थ। तो हर साल नेटवर्थ बढ़ेगा उसका। ठीक है। और टर्नओवर मतलब हो गया उस कंपनी का सालाना कारोबार, कितना उसने बिजनेस किया, बिक्री कितना हुआ। और नेट प्रॉफिट का मतलब हो गया ये वाला। अब एक टर्म और आता है वैल्यूएशन। अगला टर्म क्या है? वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन का मतलब जैसे मान लो कि मैंने कोई कंपनी खोली, उस कंपनी का 1% शेयर जो है उसका वैल्यू में ले रहा हूं 1 करोड़ रुपया। मैंने कोई कंपनी खोली, मान लो मैंने 10 लाख रुपया ही लगाया चाहे, ठीक है, मैंने निवेश कितना किया? 10 लाख रुपया। ठीक है, कितने वर्ष पहले? 5 वर्ष पहले। आज यानी 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष पहले मान लो मैंने कोई एक कंपनी खोली थी और 10 लाख रुपया लगाकर कंपनी मैंने स्थापित की। तो 10 वर्ष पहले उस कंपनी का 100% शेयर कितने का है? 5 लाख, 10 लाख रुपया। अब 5 साल में उसने कारोबार किया, उसकी ब्रांड भी स्टेब्लिश हो गई, खूब उसका नाम हो गया, सामान बिकने लगा, प्रॉफिट भी आ रहा है। आज मैं मेरी कंपनी का 1% शेयर किसी को बेचा, 1%, 1% शेयर के बदले मैंने कितना लिया उससे? 100 करोड़ रुपया। तो आज मेरी कंपनी का मूल्य कितना हो गया? 100 करोड़ रुपया। भाई 1% बराबर कितना है? 1 करोड़। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 100 करोड़। 1% बराबर हुआ 1 करोड़। तो 100% शेयर बराबर कितना हो जाएगा? 100 करोड़ रुपया। तो ये हो गया मेरी कंपनी का वैल्यूएशन। बात समझ में आ गया? ये क्या हो गया? मेरी कंपनी का वैल्यूएशन। ठीक है। तो
वैल्यूएशन कितना हो गया, 100 करोड़ रुपया। अब मान लो 2 वर्ष बाद पुनः मैंने 1% शेयर बेचा, कितने में, 10 करोड़ रुपए में। तो 1% शेयर बराबर कितना है, 10 करोड़। अतः 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो 1% बराबर है 10 करोड़, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 1000 करोड़। तो मेरी कंपनी का आज मूल्य कितना हो गया, इस हिसाब से आज है उसका वैल्यूएशन 1000 करोड़। तो वैल्यूएशन का मतलब क्या, कि उसका जो शेयर है, एक शेयर की प्राइस कितनी है और कितने मेरे शेयर हैं, इसको तुम ऐसे भी कह सकते हो, ये मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है, एम कैप। तो एन इंटू पी बराबर होता है कंपनी का वैल्यूएशन, की नंबर ऑफ शेयर, कितने टोटल शेयर हैं। तो मान लो 100% शेयर हैं, एक शेयर का प्राइस कितना है, तो ये यहाँ तो हालांकि प्रतिशत में, मान लो मैं कह देता एक शेयर बराबर इतना और टोटल 100 ही शेयर हैं, 100 शेयर बराबर इतना। तो इस तरीके से ये है वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन में क्या हो जाता है कि नेटवर्थ में तो क्या है कि तुम्हारी कंपनी की वैल्यू, भाई उसमें कितना तुमने निवेश किया, कितना तुम्हारा कंपनी का रिजर्व है। और वैल्यूएशन जब निकालते हैं तो इसमें क्या होता है कि 1% शेयर अगर तुम 1 करोड़ का बेच रहे हो तो 100% बराबर कितना होगा, 100 करोड़। तो वो तुम्हारी कंपनी का है वैल्यूएशन, वो है मूल्य। तो आशा है आपके क्लियर हुआ होगा। तो अब यहाँ पे मैंने आपको ये महारत्ना कंपनी जो है इसमें ये समझाया कि ऐसी कंपनी का पिछले 3 वर्ष का टर्नओवर है, बिक्री कारोबार, वो तो कितना होना चाहिए, 25,000 करोड़ या इससे ज्यादा। नेटवर्थ ये 15,000 करोड़ या इससे ज्यादा, और नेट प्रॉफिट है ये 5,000 करोड़ या इससे ज्यादा होना चाहिए। क्या एकदम क्लियर हो गया सभी के। तो ये है आपका महारत्न कंपनी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं मिनी नवरत्न कंपनी। दूसरा क्या है, नवरत्न कंपनी। तो एक बार इसका फटाफट में रिवीजन करा देता हूं आपको। महारत्न कंपनी स्कीम प्रारंभ कब हुआ, 2010 में। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द महारत्न स्कीम इज टू इनेबल लार्ज पीएसयूज या पीएसईज टू एक्सपेंड देयर बिजनेस बाय सीइंग ऑटोनॉमी एंड इमर्ज एज अ बिग कंपनी इन द वर्ल्ड। ठीक है, यानी महारत्न योजना का उद्देश्य बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को स्वायत्तता देकर अपने कारोबार का विस्तार करने तथा विश्व में बड़ी कंपनी के रूप में उभरने में समर्थ बनाना है। फिर इस हेतु जो आवश्यक क्राइटेरिया है वो क्या है, तो पहला है द कंपनी शुड हैव महारत्न स्टेटस। कंपनी को महारत्न का दर्जा, कंपनी को नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए, नोट महारत्न। तो महारत्न बनने के लिए तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, नवरत्न स्टेटस होना चाहिए। फिर दूसरा है द कंपनी शुड बी लिस्टेड ऑन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज विद द मिनिमम प्रेस्क्राइब्ड पब्लिक शेयर होल्डिंग। और वो क्या बताया था मैंने कि कम से कम 51% या इससे अधिक होना चाहिए अंडर द रेगुलेशन ऑफ द सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यानी भारत के शेयर बाजार में कम से कम 51% शेयर के साथ सेबी के यहाँ पंजीकृत हो। फिर कहा द एवरेज एनुअल टर्नओवर ड्यूरिंग द लास्ट 3 years शुड बी मोर देन ₹25,000 करोड़। पिछले 3 वर्षों का उसका जो औसत वार्षिक व्यवसाय है, ठीक है, वो 25,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए। और पिछले 3 वर्षों में औसत वार्षिक निवल मूल्य एवरेज एनुअल नेटवर्थ 15,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए। द एवरेज एनुअल नेटवर्थ इन द लास्ट 3 years शुड बी मोर देन ₹15,000 रुपया। और उसका पिछले 3 वर्षों का जो एवरेज एनुअल नेटवर्थ है फॉर द लास्ट 3 years शुड बी मोर देन ₹5,000 रुपया। पिछले 3 साल का उसका औसत वार्षिक शुद्ध लाभ है वो कितना होना चाहिए, 5,000 करोड़ या इससे अधिक होना चाहिए। और इस तरह की कंपनी जो है उसका व्यापार के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्या होना चाहिए, महत्वपूर्ण उपस्थिति होना चाहिए। कंपनी शुड हैव अ सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन द इंटरनेशनल मार्केट इन द फील्ड ऑफ बिजनेस। क्या इतना एकदम क्लियर हुआ क्या सभी के। अब आता है दोस्तों कि ये जो कंपनी है इसको फायदा क्या है, बेनिफिट। तो मैंने आपको क्या बेनिफिट बताया कि महारत्ना कंपनीज कैन मेक मर्जर एंड एक्विजिशन और इन्वेस्टमेंट
with domestic and foreign companies up to 15% of their net worth or up to rupees 5,000 crore without the permission of the government। यानी महारत्न कंपनियां बिना सरकार की अनुमति के अपने निवल मूल्य के 15% या 5,000 करोड़ रुपए तक घरेलू और विदेशी कंपनियों के साथ विलय कर सकती हैं, उनका अधिग्रहण कर सकती हैं या निवेश कर सकती हैं। तो विलय मतलब तो दो कंपनी आपस में मिल जाए, अधिग्रहण मतलब दूसरी कंपनी को खरीदना, और निवेश करना मतलब उसके शेयर में कुछ खरीदना, शेयर खरीद लेना। ठीक है, कितना कर सकती है? 15%, ठीक है, या 5,000 करोड़, दोनों में जो कम हो। फिर कितनी है ऐसी संख्या में? तो टोटल 13 है अभी। तो पहली हो गई आपकी ये भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, दूसरा है गेल इंडिया, तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल, तो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, गैस इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। उसके बाद में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, IOCL। तो यहां थोड़ा सा सुधार करो, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, फिर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, NTPC राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड, फिर हो गया ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड। उसके बाद में 10वां आपको क्या बताया था? तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, फिर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और लास्ट कौन सी बनी है? ऑयल इंडिया लिमिटेड, 3 अगस्त 2023 को। उसके बाद में दोस्तों आता है कि नवरत्न कंपनी क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप दे पाओगे आराम से। भारत में कितने महारत्न कंपनी है अभी? तो 13 महारत्न कंपनी है। उसके बाद अगला जो आता है वो है नवरत्न कंपनी। नेक्स्ट क्या है? तो नवरत्न कंपनी, ये नवरत्न स्कीम प्रारंभ हुआ था 1997 में। कब प्रारंभ हुआ? 1997 में। एकदम सिंपल सा कंसेप्ट, अगर महारत्न समझ में आ गया, ये तो बच्चों वाला है। पहला इसके लिए क्या क्राइटेरिया है? तो कहा कंपनी शुड हैव मिनी रत्न स्टेटस। भाई नवरत्न बनना है तो मिनी रत्न तो होना पड़ेगा। और यहां ये भी ध्यान रख लेना, ये अकबर के या गुप्त राजाओं के नवरत्न की तरह नहीं है। और इसका मतलब ये भी नहीं है 9 कंपनियां होंगी, 21 कंपनियां बन चुकी है अभी नवरत्न। तो नवरत्न का मतलब ये एक स्कीम है। कौन बनेगी? तो पहली शर्त क्या है एलिजिबिलिटी की? कंपनी के पास मिनी रत्न कंपनी का दर्जा होना चाहिए। क्या दर्जा होना चाहिए? मिनी रत्न कंपनी का दर्जा। दूसरा, इस प्रकार की जो कंपनी है उसको पिछले 5 वर्ष में, कितने? 5 वर्ष में, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, इन 5 वर्षों में कोई से भी 3 वर्ष, कोई से भी 3 वर्ष, चाहे ये 3, ये 3, ये 3 या ये 3, कोई से भी 3 वर्ष, जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस हो, 5 में कोई से भी 3 वर्ष में उसे बेस्ट या एक्सीलेंट या बहुत अच्छी रेटिंग प्राप्त होनी चाहिए। पहली बात तो क्या कहा मैंने? पहला मैंने कहा कि इस तरह की कंपनी को क्या दर्जा होना चाहिए? तो इस तरह की कंपनी को दर्जा होना चाहिए मिनी रत्ना स्टेटस। द कंपनी शुड हैव द स्टेटस ऑफ मिनी रत्ना कैटेगरी। दूसरा मैंने कहा कि उस कंपनी को पिछले 5 वर्षों में, उस कंपनी को पिछले 5 वर्षों में कोई से भी 3 वर्ष में एक्सीलेंट रेटिंग प्राप्त होना चाहिए। तो कंपनी शुड अचीव्ड एक्सीलेंट और वेरी गुड रेटिंग इन 3 आउट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स। फिर मैंने कहा कि भाई ये अच्छी रेटिंग कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, इसका क्या क्राइटेरिया है? तो कहा कि देखो इसके लिए 6 पैरामीटर्स हैं। इसके लिए क्या है? 6 पैरामीटर्स हैं। कितने पैरामीटर हैं? 6 पैरामीटर हैं। इन 6 पैरामीटर्स के 100 नंबर हैं, बराबर बराबर वेटेज है सबका। मतलब ऐसा समझ लो 6 सब्जेक्ट हैं और मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो 100 हैं, और तुम्हें फर्स्ट डिवीजन से पास होना है, मतलब 60% कम से कम अंक तुम्हारा आना चाहिए। तो क्या कहा? पिछले 5 वर्षों में कोई से भी 3 वर्षों में तुम्हें अच्छी रेटिंग मिलनी चाहिए। ये कैसे मिलेगी? तो कहा इसके लिए 6 पैरामीटर हैं। कितने? 6 पैरामीटर हैं। इन 6 पैरामीटर या इंडिकेटर्स के 100 अधिकतम अंक हैं। उनमें तुम्हें 60 अगर मिल गए
तो वो कंपनी मिनी रत्न से क्या बन जाएगी? नवरत्न कंपनी। क्या बन जाएगी? नवरत्न। तो 6 पैरामीटर्स हैव बीन सेट फॉर दिस। A score of 100 marks has been determined on the basis of these 6 parameters, in which the company getting 60 marks gets the status of नवरत्न। सीधी सी बात है। तो क्या कंपनी को मिनी रत्न श्रेणी का दर्जा प्राप्त होना चाहिए? कंपनी को क्या प्राप्त होना चाहिए? मिनी रत्न श्रेणी का दर्जा। तो कंपनी शुड हैव द स्टेटस ऑफ मिनी रत्न कैटेगरी। पिछले 5 वर्षों में से 3 वर्षों में बहुत अच्छी रेटिंग प्राप्त की गई हो। अचीव्ड एक्सीलेंट और वेरी गुड रेटिंग इन 3 आउट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स। इसके लिए 6 पैरामीटर निर्धारित किए गए हैं। इन 6 पैरामीटर्स के आधार पर 100 अंक का स्कोर निर्धारित किया गया है, जिनमें 60 तक अंक प्राप्त करने वाली कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा मिलता है। तो 6 पैरामीटर्स हैव बीन सेट फॉर दिस। अ स्कोर ऑफ 100 मार्क्स हैज बीन डिटरमाइंड on the basis of these parameters, in which the company getting 60 marks gets the status of नवरत्न। क्या क्लियर हुआ सभी के? तो अब ये 6 पैरामीटर्स कौन से हैं? तो ये 6 पैरामीटर्स कौन कौन से हैं? तो पहला पैरामीटर तो है नेटवर्थ, दूसरा है नेट प्रॉफिट। पहला क्या है? नेटवर्थ। दूसरा है नेट प्रॉफिट। तीसरा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, यानी जब कंपनी यहाँ पे कोई भी वस्तु या सेवा बनाएगी तो उसका कॉस्ट आएगा ना, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फिर जो लेबर लग रही है उसका कितना कॉस्ट आ रहा है, तो नेटवर्थ। दूसरा नेट प्रॉफिट। तीसरा टोटल लेबर कॉस्ट, ठीक है, यानी कुल श्रम शक्ति जो लग रही है उसकी कितनी लागत आ रही है, तो एक कम होनी चाहिए। और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं एवं सेवाओं की उत्पादन की लागत वो भी कम आनी चाहिए। और फिर है अर्निंग पर शेयर, कंपनी का जो शेयर है उससे कितनी आय हो रही है। तो देखो शेयर से आय ज्यादा कब होगी? जब तुम्हारी कंपनी प्रॉफिट में जाएगी। और प्रॉफिट में कब जाएगी? जब तुम ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करोगे और तुम्हारा माल बिके। तो अगर बढ़िया कंपनी है तो ज्यादा बिकेगा तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, घटिया कंपनी है तो कम बिकेगा तो घाटा होगा। तो अर्निंग पर शेयर। और फिर है परफॉर्मेंस ऑफ सर्विसेज, सेवा निष्पादन। देखो परफॉर्मेंस ऑफ सर्विसेज का मतलब कि भाई तुम्हें कोई सेवा लेना है तो कितना जल्दी सेवा मिल रही है, क्वालिटी कैसी है, तुम कस्टमर केयर पे बात किए तो वो तुम्हारी कितनी हेल्प करते हैं, ये सब है सर्विस परफॉर्मेंस। जैसे ऐसे मजाक में मान लो तुम किसी एक बैंक में गए, ठीक है, और बैंक में गए और वहां जाकर के तुमने कहा कि मैम मुझे पैसे जमा कराने हैं, तो कैसे करूं, मैं पहली बार बैंक आया हूं। तो सरकारी बैंक मान लो कोई गए तुम वहाँ, या सरकारी प्राइवेट मत लो, इसमें सीधा तुम्हें यही ध्यान रखना है। तुम गए वहां पे तो मैडम ने कहा तो भर दो, रिसीट उठाओ और भर के दे दो। अब तुम बोले मैडम मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो आप भर देंगी क्या? तो वो धमका के भगा दे, आ जाते हैं सुबह मुंह उठा के, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, भर के लाओ कहीं से भी। तो तुम्हें बुरा लगेगा ना थोड़ा कि यार बताओ मैडम जी से हेल्प मांगी और मैडम जी ने तो ऐसे धमका के भगा दिया। तो वो सर्विस परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। अब मान लो तुम बाहर से कहीं से गए और जाकर के तुमने वो फॉर्म भरा और भर के वापस आए डरते डरते, मैडम जी लो ये भर दिया। अब मैडम बोले ये तो गलत भर दिया तुमने, इतना भी नहीं आता है। तो तुम बोले मैडम जी मैं तो पढ़ा लिखा ही नहीं हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट किया। फिर मैडम धमका दे, तो मैं नौकर थोड़ी हूँ। अरे भाई नौकर ही तो हो तुम वहां, और क्या हो। लेकिन ऐसा बिहेवियर हो तो अच्छा नहीं लगेगा, मतलब सर्विस परफॉर्मेंस बहुत घटिया है। या तुम मान लो किसी टेलीकॉम कंपनी का फोन रिचार्ज करवाए सिम, और उसमें बफरिंग हो रहा है, वो स्ट्रीमिंग हो ही नहीं रहा है, एकदम बफरिंग कर रहा है, कॉल ड्रॉप हो जाता है, पैसा तो ज़्यादा ले रहे हैं और सर्विस घटिया दे रहे हैं, तो सर्विस परफॉर्मेंस खराब है। अब मान लो तुम ऐसे बैंक में गए जहाँ पे तुम एंट्री किए और गार्ड वहाँ खड़ा रहे और बोले गुड मॉर्निंग सर, तुम्हें आज तक किसी ने सर नहीं बोला और वो कह रहा गुड मॉर्निंग और सर, तो तुम तो खुश हो गए, वाह यार बढ़िया बैंक है। फिर अंदर गए और वहां तुम गए और कोई एक मैडम बैठी थी सुंदर सी, उससे जाके तुम बोले कि मैडम जी नमस्ते, गुड मॉर्निंग, कैसे हो सर। तुम सोचे यार ये तो मुझे कह रही कैसे हो सर, तुम तो गोल गोल लट्टू हो गए। और फिर जाके बोले मैडम जी वो तो ठीक हूँ, मैं तो बढ़िया हूँ, मैं ये पैसे जमा कराने रहा हूँ। मैडम जी तो तुम्हारे पैसे ही तो देख रही है कि बेटा जमा तो करा। तो तुम्हें बोले कि हाँ सर बोलिए मैं क्या सहायता करूं आपकी, आपसे पहले ही बोल दिया, मैं आई हेल्प यू सर, क्या सहायता करूं सर आपकी।
आप बोले मैडम मैं तो सहायता ही तो चाह रहा था, मुझे पैसे जमा कराने हैं बट ना तो मैं पेन लाया ना मुझे भरना आ रहा है कुछ। तो अब सर जरूरी नहीं, आप तो आओ बैठो चाय कॉफी पियो और पैसे इधर दो, मैं काउंट करती फॉर्म वॉर्म भी भर दूंगी सर। हाँ आप देख लो आपका नाम ये और ये आपके अकाउंट डिटेल है, 2 मिनट में काम हो गया फटाफट। आप सोचिए यार क्या बैंक का गजब है, पहले वाले में बेइज्जती हुई और यहाँ पे काजू कतली खिला रहे हैं। तो सर्विस परफॉर्मेंस बढ़िया होना चाहिए। ठीक है, मोबाइल कंपनी का आपने रिचार्ज कराया तो रिचार्ज भले ही महंगा हो लेकिन उसका बफरिंग नहीं होना चाहिए, कॉल ड्रॉप नहीं होना चाहिए, तो कहोगे ना यार गजब का सर्विस परफॉर्मेंस है, सेवा निष्पादन अच्छा होना चाहिए। तो ये 6 पैरामीटर हैं, नेटवर्थ, नेट प्रॉफिट, टोटल लेबर कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अर्निंग पर शेयर एंड सर्विस परफॉर्मेंस। ये जितना अच्छा होगा ना उतना ही 100 में तुम्हें ज्यादा अंक आएंगे, सबका बराबर वेटेज है। तो अगर 100 में तुम्हें 60 आ गए कम से कम तो फिर तुम्हें मिनी रत्न से नवरत्न बना दिया जाएगा। प्रेजेंटली 21 गवर्नमेंट कंपनीज हैं जो नवरत्न स्टेटस हैं। अब ये जो कंपनी है इनको फायदा क्या है? तो नवरत्ना कंपनी जो होती है ये बिना सरकार की अनुमति के किसी प्रोजेक्ट में 1,000 करोड़ रुपया या अपना वो जो प्रोजेक्ट है जिसमें तुम निवेश कर रहे हो उसमें 15% तक तुम निवेश कर सकते हो बिना सरकार की अनुमति के। ठीक है, दोनों में जो भी कम हो। तो ये तुम्हें अगला समझना है क्या? तो नवरत्न कंपनी, तो नवरत्न कंपनी का मतलब क्या हो गया? कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा होना चाहिए, पिछले 5 वर्षों में से 3 वर्षों में बहुत अच्छी रेटिंग प्राप्त होनी चाहिए। इसके लिए 6 पैरामीटर निर्धारित किए गए हैं। इन 6 पैरामीटर के मैक्सिमम अंक 100 हैं और इनमें अगर तुम 60 तक प्राप्त कर लेते हो तो फिर ऐसी कंपनी को मिनी रत्न से क्या बना दिया जाएगा? नवरत्न स्टेटस। तो क्या क्या है पैरामीटर? तो पहला है नेट वर्थ। क्या है? नेट वर्थ मतलब शुद्ध, कुल शुद्ध पूंजी। फिर नेट प्रॉफिट, निबल लाभ, कुल श्रम शक्ति लागत, टोटल लेबर कॉस्ट। फिर है वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की लागत क्या आ रही है? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फिर इनकम पर शेयर, प्रति शेयर आय क्या है? अर्निंग पर शेयर। फिर है परफॉर्मेंस ऑफ सर्विसेज यानी सेवाओं का निष्पादन। इनका इक्वल नंबर है और 100 अधिकतम है। 100 में अगर 60 आ गए तो तुम क्या बन जाओगे? नवरत्न। वर्तमान में टोटल 21 कंपनियां हैं। ठीक है, अब नवरत्न कंपनियों को फायदा क्या है? तो ऐसी कंपनियों को 1,000 करोड़ या किसी प्रोजेक्ट जिसमें तुम निवेश कर रहे हो, ठीक है, उस परियोजना के कुल मूल्य का 15% तक बिना सरकार की अनुमति के निवेश करने की तुम्हें स्वायत्तता होती है। तो नवरत्न कंपनी हैव द ऑटोनॉमी टू इन्वेस्ट अप टू 1,000 करोड़ और 15% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। ये है इस नवरत्न कंपनियों का फायदा। अब नवरत्न कंपनियों का नाम याद करने नहीं बैठना है वरना पगला जाओगे। 21 नाम कहाँ याद करोगे? पूछा भी नहीं जाता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री जो होती है, भारी उद्योग मंत्रालय, उसके तहत आपको इसका लिस्ट मिल जाएगा। आप गूगल कर सकते हैं आराम से, बाकी इसकी जरूरत नहीं है। तो ये लिस्ट भी कौन बनाता है? तो आप सीधा जाओगे मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री, तो वहां आपको मिल जाएगा मिनी रत्ना, नवरत्ना और महारत्ना कंपनी के बारे में। उसके बाद अगला जो आता है दोस्तों वो है तुम्हारा मिनी रत्न कंपनी फर्स्ट और मिनी रत्न कंपनी सेकंड। ये भी 1997 में ही प्रारंभ हुआ। ये एकदम सिंपल सा है। ठीक है, तो इसको देखो जरा इस तरह से समझ लो। एक है तुम्हारा मिनी रत्न फर्स्ट और दूसरा है तुम्हारा मिनी रत्न सेकंड। दोनों में तुलना कर लेते हैं तो याद करना आसान होगा। पहला चीज ऐसी पीएसयू जो पिछले 3 वर्ष से लाभ में है। इसमें भी क्या कहा? ऐसी पीएसयू जो पिछले 3 वर्षों से लाभ में है। पहली बात तो एकदम सेम है ना कि
ऐसी पीएसयू जो पिछले 3 वर्षों से क्या कमा रही है, लाभ कमा रही है। तो दोनों में एकदम सेम पैरामीटर इसमें है कि पिछले 3 साल से वो कंपनी क्या होनी चाहिए, तो प्रॉफिट में होना चाहिए, पीएसयू मेकिंग प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 इयर्स। फिर दूसरी बात इसमें क्या कहा कि पिछले 3 वर्षों में से किसी भी एक वर्ष में उसका लाभ 30 करोड़ या इससे अधिक रहा हो, ठीक है। कंपनी जो पिछले 3 वर्ष से तो लाभ में रही है और शुड हैव अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹30 करोड़ और मोर इन एनी वन ऑफ द लास्ट 3 इयर्स, पिछले 3 वर्षों में किसी भी एक वर्ष में उसका प्रॉफिट 30 करोड़ या इससे अधिक रहा हो। और इसमें क्या कहा कि ऐसी कंपनी जो पिछले 3 वर्ष से लाभ में है और उसका नेटवर्थ सकारात्मक हो, उसका नेटवर्थ पॉजिटिव हो, ठीक है। नेटवर्थ क्या हो, पॉजिटिव हो। नेटवर्थ पॉजिटिव होने का मतलब हो गया कि भाई उसकी जो एसेट्स हैं वो लाइबिलिटीज से ज्यादा हैं, उसकी एसेट्स हैं, कर्जा वर्जा है वो कम है और उसकी एसेट संपत्ति है वो ज्यादा है, बैंक बैलेंस है उसका, एसेट्स हैं वो ज्यादा है और लाइबिलिटी कम है, तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव नेटवर्थ। तो इस तरह की कंपनी को तो बोलेंगे मिनीरत्न टू और इस तरह की कंपनी को बोलेंगे मिनीरत्न फर्स्ट। तो मिनीरत्न फर्स्ट मतलब ऐसी सरकारी कंपनी जो पिछले 3 वर्ष से लाभ कमा रही है और पिछले 3 वर्षों में किसी भी एक वर्ष में उसका लाभ 30 करोड़ या इससे अधिक रहा है। पीएसयू मेकिंग प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 consecutive years और शुड हैव अर्न a profit of rupees 30 crore और more in any one of the last 3 years, उसको हम बोलेंगे मिनीरत्न फर्स्ट। और पीएसयू which is profit, PSU which is in profit for the last 3 consecutive years, ठीक है। एंड इट्स नेट वर्थ शुड बी पॉजिटिव, उसका नेट वर्थ क्या होना चाहिए, सकारात्मक। अब इससे फायदा क्या है, अगर ऐसा तुम्हें दर्जा मिल गया तो इसका बेनिफिट क्या है भाई, इसका लाभ क्या होगा। तो कहा कि अगर किसी को ऐसा दर्जा मिल गया तो ऐसी कंपनी बिना सरकार की अनुमति के 500 करोड़ रुपए या अपने नेटवर्थ के बराबर तक निवेश कर सकती है। यानी अगर किसी कंपनी को क्या दर्जा मिला हुआ है, अगर किसी कंपनी को मिनीरत्न फर्स्ट का दर्जा मिला हुआ है तो इस प्रकार की कंपनी बिना सरकार की अनुमति के अपने नेटवर्थ के बराबर या 500 करोड़ रुपए दोनों में जो कम हो उतना निवेश कर सकती है। इस तरह की कंपनी को क्या फायदा है, तो अगर मान लीजिए किसी को मिनीरत्न टू का दर्जा मिला हुआ है तो ऐसी कंपनी अपने नेटवर्थ का 50% या 300 करोड़ रुपए तक निवेश कर सकती है। एंड विच एवर इज लेस,
ठीक है, दोनों का मतलब समझो। ये कह रहा है कि ऐसी कंपनी बिना सरकार की अनुमति के 500 करोड़ या अपने नेटवर्थ के बराबर तक निवेश कर सकती है, बीच एवर इज लेस, दोनों में जो भी कम हो। तो मान लो कि अगर 600 करोड़ रुपया इसका नेटवर्थ है, इसका नेटवर्थ कितना है, 600 करोड़ है, तो ये कितना निवेश कर सकती है अपने नेटवर्थ के बराबर या 500 करोड़ रुपया, दोनों में जो कम हो। तो अधिकतम कितना कर सकती है, 500 करोड़ रुपया। तो इसका मतलब ये कितना निवेश करेगी, भले ही इसका नेटवर्थ 600 करोड़ है, ये निवेश करेगी 500 करोड़। और इधर मान लो अगर तुम्हारा नेटवर्थ कितना है, 600 करोड़ है, तो तुम कितना कर सकते हो, 300 करोड़ या अपने नेटवर्थ का 50%। तो नेटवर्थ का 50 करोड़ कितना होगा, 50% कितना होगा, 300 करोड़। तो तुम अधिकतम 300 करोड़ कर सकते हो, और तुम्हारा नेटवर्थ भी 300 करोड़ बैठेगा 50%, तो तुम कितना 300 करोड़ कर सकते हो। अब मान लो किसी का नेटवर्थ 150 करोड़ है, तो 150 करोड़ नेटवर्थ है, तो इसका आधा मतलब हो जाएगा 75 करोड़ रुपया। कितना होगा, 75 करोड़। तो या तो नेटवर्थ का 50% या 300 करोड़, दोनों में जो भी कम हो। तो 75 करोड़ क्या है, कम है। तो तुम कितना कर सकते हो, अधिकतम 75 करोड़ कर सकते हो। क्या बात समझ में आ गया ना, ये तो कर सकता है अधिकतम 500 करोड़ या नेटवर्थ के बराबर। तो अगर मान लो इधर 150 करोड़ वाली कंपनी होती, तो कितना कर पाएंगे, नेटवर्थ के बराबर या फिर अधिकतम 500 करोड़, दोनों में जो कम हो। तो कम है 150 करोड़, तो ये तो करेगी 150 करोड़। और अगर 150 करोड़ है तो 50% बराबर 75 करोड़, या फिर अधिकतम 300, दोनों में जो कम, तो 150 का आधा 75 करोड़ निवेश कर सकती है। तो ये है मिनी रत्न फर्स्ट और मिनी रत्न सेकेंड। तो इतना सबके क्लियर हुआ ना इस तरह से, ठीक है। अब ये जो मिनी रत्न फर्स्ट है, इस तरह की कंपनियों की संख्या अभी कितनी है, 55 है। कितनी है, 55 है। ऐसी कंपनियों की संख्या 8% कितनी है, तो द टोटल नंबर ऑफ मिनी रत्न फर्स्ट इज 55 कंपनी, एंड द टोटल नंबर ऑफ मिनी रत्न सेकेंड इज 11 कंपनी। ये कितनी है, 11 कंपनी है। ये हो गया आपका मिनी रत्न फर्स्ट, मिनी रत्न सेकंड। तो इस तरीके से आपको ये एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए कि महारत्न कंपनी क्या होती है, नवरत्न कंपनी क्या होती है, मिनी रत्न कंपनी क्या होती है, नेटवर्थ क्या होता है, टर्नओवर क्या होता है, नेट प्रॉफिट क्या होता है, वैल्यूएशन क्या होता है। ये डिटेल मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, तो एक बार इसका फटाफट रिवीजन कर लो। मिनी रत्न फर्स्ट जो है वो तो क्या हुआ, लगातार पिछले 3 वर्षों से लाभ कमा रही है, और पिछले 3 वर्षों में किसी भी एक वर्ष में 30 करोड़ या इससे अधिक का लाभ कमाया हो तो मिनी रत्न फर्स्ट कहलाएगी। 1997 में शुरू हुआ। इस प्रकार की कंपनी अपने नेटवर्थ के बराबर या 50 करोड़ रुपए तक जो भी कम हो निवेश करने के लिए स्वतंत्र होती है, और ऐसी कंपनियों की कुल संख्या 55 है। फिर दूसरा मैंने आपसे डिस्कस किया, दैट इज मिनी रत्न सेकेंड, तो पीएसयू विच इज इन प्रॉफिट, PSU which is in profit continuously for the last 3 years, and also its net worth should be positive. Benefit क्या है, this type of company is free to invest 300 crores or up to 50% of the net worth whichever is less. The total number of such companies is 11. ऐसी कंपनियों की कुल संख्या कितनी है, तो 11 इस तरह की कंपनियों का संख्या है। तो ये आपको एकदम ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपको मैंने इस तरह से डिस्कस कर दिया। एक ये क्वेश्चन देखते हैं, हालांकि ये अभी बैंकिंग वाला हुआ नहीं है, तो ऐसे ही यहाँ पे आ गया, तो चलो मैं डिस्कस कर देता हूँ। एक बैंक होता है दोस्तों, स्मॉल फाइनेंस बैंक। कौन सा, स्मॉल फाइनेंस बैंक। ऐसा बैंक खोलने के लिए 200 करोड़ रुपया चाहिए, और 40% उसका मालिक का होना चाहिए, प्रमोटर का होना चाहिए। इस तरह के जो बैंक होते हैं उसका नाम है स्मॉल फाइनेंस बैंक, लघु वित्त बैंक। ऐसे बैंक खोलने का ऑब्जेक्टिव होता है छोटे किसान, सीमांत किसान और छोटे व्यापारियों को कर्ज देना। ये गांवों में 75% अपना प्रायोरिटी सेक्टर को लोन देंगे, और गांवों में 50% शाखा खोलेंगे, प्राथमिकता क्षेत्र को 75% लोन देंगे। तो इस तरह का जो बैंक है उसको खोलने का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये आपसे पूछा है। तो भारत में लघु वित्त बैंकों को स्थापित करने का प्रयोजन क्या है, लघु व्यवसाय इकाइयों को ऋण की पूर्ति करना, ये सही है। फिर लघु और सीमांत कृषकों को ऋण की पूर्ति करना, ये भी सही है। युवा उद्यमियों को विशेषतः ग्रामीण क्षेत्र में व्यापार स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये गलत है।
ठीक है, देखो युवाओं को लोन तो देगा ये छोटे व्यापारी के लिए या किसानों के लिए, पर उनको ये थोड़ा ही बोलेगा गांव में खोलो शहर में मत खोलो, ये उसको मर्जी, वो जहां खोले वहां खोलेगा। तो इसलिए आंसर क्या इसका, केवल एक और दो। फिर भारत सरकार की मुद्रा योजना, ये भी बैंकिंग का क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। तो मुद्रा योजना है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंसिंग एजेंसी। क्या है? माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंसिंग एजेंसी। सूक्ष्म उद्यम जो मुद्रा है ना, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंसिंग एजेंसी, तो सूक्ष्म इकाई विकास पुनर्वित्त संस्था। ठीक है, ये भारत सरकार ने प्रारंभ किया था 2015 से। अभी चर्चा में इसलिए है कि इसके अंदर जो लोन मिलता है तरुण कैटेगरी में, वो पहले 10 लाख तक मिलता था, 20 लाख तक मिलेगा। तो इसका मेन जो पर्पज है वो क्या है मुद्रा का, तो छोटे व्यापार स्थापित करने हेतु आसान वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। ठीक है, तो यही इसका सही आंसर है। मुद्रा प्रबंधन में सुधार हेतु पहल करना, तो ये आरबीआई करता है इसलिए गलत है। निर्धन कृषकों को ऋण उपलब्ध कराना, ये भी गलत है, ये नाबार्ड का काम है। जनधन योजना का पूरक बनना, ये इसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। जनधन का है वित्तीय समावेशन बढ़ाना, खाना खाता खोलना, जबकि मुद्रा है छोटे व्यवसायी या जो स्वरोजगार करने वाले व्यवसायी हैं उनको वित्त प्रदान करना। ठीक है, फिर अगला है मेक इन इंडिया मिशन के उद्देश्य, ये टॉपिक आने वाला है। तो मेक इन इंडिया जो है 2014 में प्रारंभ किया था भारत सरकार ने। भारत में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ाना और निवेश को आकर्षित करना, और भारत में औद्योगिकीकरण को बढ़ाना, तथा जो नई इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका स्ट्रक्चर वगैरह का निर्माण करना। तो इसके सारे ही सही है, 1 2 3 4 है ना, तो ऑल आर राइट। उसके बाद में है निम्न में से कौन सा उद्योग भारत में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है, तो इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के अनुसार वस्त्र उद्योग में सबसे ज्यादा इंडिविजुअली रोजगार प्रदान हो रहा है। ठीक है, फिर है भारत सरकार का जो सेंट्रल पीएसयूज है, अभी जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, पीएसयू भारत सरकार वाले, एक तो स्टेट पीएसयू हो गई और एक हो गई सेंट्रल पीएसयू। तो ये कह रहा है भारत सरकार की जो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम में लगी अपनी इक्विटी को विनिवेश क्यों कर रही है, शेयर बेच क्यों रहा है। तो शेयर इसलिए बेच रहा है, एक तो जो घाटे में चल रही है उनको कि भाई प्राइवेट को दे दो तो घाटा वो दूर हो जाएगा। दूसरा थोड़ा प्राइवेट का मैनेजमेंट आएगा तो मैनेजमेंट बेहतर हो जाएगा। लेकिन ये कतई नहीं है कि सरकार उनका मैनेजमेंट नहीं चलाना चाह रही है, ठीक है, या अपना कर्जा चुकाना चाह रही है, या जो उनका विदेशी कर्ज है वो खत्म कर दी, ये कतई नहीं है। तो सरकार अपनी इक्विटी के विनिवेश से मिले राजस्व यानी पैसों का उपयोग मुख्यतः अपने बाहरी ऋण को लौटाने में करना चाह रही है। तो रुपए में मिलेगा उसको डॉलर में थोड़ा ही कन्वर्ट करेगा, तो ये तो एकदम गलत है। सरकार अब सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज के प्रबंधन का नियंत्रण अपने हाथ में नहीं रखना चाहता, ये भी गलत है। चूंकि पीएसयू होती वो है जिसका मैनेजमेंट सरकार के पास है, 51 शेयर जिसके पास रहेगा वो मैनेजमेंट रखेगा। तो पीएसयू तो वही होगी जिसमें 51% शेयर गवर्नमेंट के पास हो। तो नीदर वन नोर टू, डी इज राइट आंसर। ये कुछ क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं, आपने इसको देख लेना है और फिर इन प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है। फिर आप लिख के मुझे भेजते रहिएगा। ठीक है, तो ये बहुत सारे क्वेश्चन है, कुछ टॉपिक आपके पहले वाली क्लास में हो चुके, वहां पे आप इनको करेंगे। कुछ क्वेश्चन है जो अभी आएंगे आगे, तो इसमें टेंशन नहीं लेना है, सारे प्रश्न आपको आने चाहिए। ठीक है, आप लिखो इनको आराम से और फिर लिख के मुझे व्हाट्सएप कर दो, तो मैं चेक करके आपको भेज दूंगा ना। तो इस तरह से दोस्तों आज की जो क्लास है उसमें हमारा ऑब्जेक्टिव था महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न क्या है इसके बारे में जानना। इसको अच्छे से एक बार पढ़ लो और फिर अपने नोट्स बना लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको वीडियो को आप शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक बताइए। और आप अगर इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं तो आप सिद्धार्थ एडटेक पे ऐप डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, वहाँ इसको परचेज कर सकते हैं। बहुत ही सस्ता आपको ये कोर्स मिल रहा है, बहुत क्वालिटी से आप यहाँ पे पढ़ पाएंगे। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त कर रहा हूँ, फिर मिलेंगे कल। थैंक यू।